YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। जींद उपचुनाव को लेकर तमाम जो पुरजोर तरीके से लोग मेहनत कर रहे थे, आज उस मेहनत का फल ईवीएम मशीनों में कैद हो रहा है। तकरीबन 1,71,000 वोटर्स यहां मौजूद जींद की धरती पर चुनाव के मैदान में उतरे हुए 21 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला आज कर रहे हैं। 31 तारीख को यह पता चल जाएगा कि जींद की आवाम ने, जींद की जनता ने किसके सिर पर जीत का सेहरा बांधा है। हालांकि अभी तक सभी को अपनी जीत की उम्मीद है और सभी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। सभी अपने आप को नंबर 1 बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम तो नंबर 1 हैं। दूसरे और तीसरे और चौथे 5वें नंबर के लिए ये लड़ाइयां चल रही हैं। और इस वक्त की यह खबर जो टाइमिंग थी, सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक की वो टाइम अब खत्म हो चुका है और अब तक 68% मतदान हुआ है। अब तक 68% मतदान हुआ है और उम्मीद है कि अभी जो लोग लाइनों में लगे हुए हैं वो धीरे धीरे प्रतिशत बढ़ जाएगा, क्योंकि अब वही लोग वोट डाल पाएंगे जो फिलहाल लाइन में लग चुके हैं। अब नए सिरे से कोई वोट नहीं डाल पाएगा लाइन में लगकर। जयदीप राठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे वहां चलते हैं और उसके बाद फिर स्टूडियो में हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। जयदीप, 5 बजे का जो टाइम था वो अब हो चुका है। मतदान की जो प्रक्रिया है, जाहिर सी बात है कि अब जो लोग वोट डालने के लिए लाइन में लगे हैं वो डालेंगे। तो फिलहाल किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्या कुछ माहौल है आपके आसपास? जी नासिर, बिल्कुल देखिएगा, आज सुबह 7 बजे से जो है वोटिंग शुरू हुई थी और अब 5 बज चुके हैं। 5 बजे आखिरी समय था जो मतदान केंद्र पहुंचने का। जो लोग मतदान केंद्रों तक पहुंच गए हैं उनकी वोटिंग जरूर करवाई जाएगी। तो बिल्कुल ये 10 घंटे का समय था और 10 घंटे में 68% जो है वो वोटिंग हो चुकी है। अभी भी लोग लाइनों में लगे हुए हैं। तो इस बात का अंदाज़ा है कि करीब 73, 74, 75% तक ये वोटिंग पहुंच सकती है, 75% हो सकती है। और लोग लाइनों में लगे हुए सभी मतदान केंद्रों पर 174 मतदान केंद्र है। सभी केंद्रों पर अभी भी लोग मौजूद हैं और कई जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर ये संख्या ज़्यादा है, लोगों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर जो लाइनें हैं वो लंबी हैं। तो बिल्कुल काफ़ी उत्साह देखने को मिला इस मतदान को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से ये चुनाव हुआ, जींद उपचुनाव में जिस तरीके से बड़े चेहरे, सभी दिग्गज नेता अलग अलग पार्टियों के चुनाव मैदान में आए, तो उसी का ये नतीजा है कि जो वोटर है वो घरों से निकले हैं, वोट करने के लिए पहुंचे। तमाम वायदे किए गए, सभी पार्टियों की तरफ से वायदे किए गए और ये बात रखी गई कि जिस तरीके से जींद के जो बुरे हाल हैं या जींद की जो उपेक्षा हुई है उसको ख़त्म किया जाएगा। और इन्हीं बातों को लेकर शायद जनता ने भरोसा भी जताया है कि शायद जींद के अंदर जो ये आखिरी ये चुनाव है इसके बाद जींद की हालत बदले, यहाँ की सड़कों की हालत बदले, यहाँ की एजुकेशन सिस्टम की हालत बदले, यहाँ पर जो है कोई बड़ा एसईजेड आए, कोई युवाओं को रोजगार के लिए आगे अवसर मिलेंगे। इन तमाम बातों को लेकर जनता के बीच सभी राजनेता गए थे, सभी पार्टियों के दिग्गज यहाँ पे थे और उसी का नतीजा है कि लोग इतनी भारी संख्या में मतदान के लिए पहुँचे हैं। एक दो छोटी मोटी घटना की बात करें तो अभी तक जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण तरीके से रहा है। प्रशासन ने पूरी सख्ती से पूरा पुरजोर लगा दिया था इस चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए। 2000 से ज़्यादा जवानों की तैनाती की गई थी और 50 से ज़्यादा नाके लगाए गए थे। एक पैरामिलिट्री फोर्स की टुकड़ी भी यहाँ पर बुलाई गई थी ताकि किसी तरीके की अप्रिय घटना हो तो उसको रोका जा सके। एक दो छोटी मोटी अगर हम बात करें, एक 66 नंबर बूथ से एक सूचना आई थी कि वहाँ पे 2 पार्टियों के कार्यकर्ताओं में आपसी कहा सुनी हुई है। उसके अलावा जलालपुर गांव में एक कहा सुनी की घटना थी। अच्छा, इसके अलावा कोई बड़ा मामला ऐसा सामने नहीं आया है जिससे कहा जा सके कि कहीं कोई गड़बड़ हुई है। पूर्णतः अभी तक इस बारे में आपको जानकारी हो कि किन किन क्षेत्रों में जींद के जहां वोटिंग का प्रतिशत ज्यादा रहा हो, कोई ऐसा गांव कि जहां सबसे ज्यादा वोटिंग हुई हो, वो उसके बारे में कुछ बताइए। कोई मतदान केंद्र जहां पर किसी बूथ पर जहां सबसे ज्यादा वोटिंग रही हो, इस बारे में जानकारी। जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल, थोड़ी देर पहले सूचना थी, इकस गांव की सूचना थी। इकस गांव में जो है 70% के करीब मतदान हो चुका था और अभी भी कुछ लोग लाइनों में लगे हुए थे। सबसे ज़्यादा इकस गांव में देखने को मिला था जो हमारे पास सूचना आई थी। उसके अलावा लगभग सभी गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी वोटर से ज़्यादा 1-2% ज़्यादा ही जो लोग हैं वो वोट करने के लिए पहुंचे। हालांकि शहरी जो वोटर है वो भी मतदान केंद्रों तक पहुँच रहे हैं लगातार। सुबह से सुबह 7 बजे से हमने दिखाया था कि किस तरीके से लोग लाइनों में लग रहे हैं। महिलाओं भी रहे थे कि हाँ, अमूमन देखा जाता है कि जो शहरों का मतदाता होता है वो कम निकलता है
अक्सर देखा जाता है कि वो घूमने निकल जाते हैं परिवार के साथ, छुट्टियां मनाते हैं, तमाम जो भी बातें हैं। गांव में ज़्यादा वोटों का परसेंटेज रहता है, तो क्या जींद में भी ऐसे आपने कहा कि 1-2% का फर्क है, लेकिन क्या जींद में ये चीज़ें बदली? क्या जींद में इस जो एक विचार चलता है उसको बदलने की कोशिश की जींद ने आज के मतदान के बाद, कि नहीं शहरों के वोटर्स ने भी बहुत ज़्यादा मतदान किया है? जी नासिर, बिल्कुल देखिएगा, जींद उपचुनाव में जो आज वोटिंग हुई है उसमें कई सारे समीकरण बदल गए हैं। जिस तरीके से शहरी वोटर है, भले वो बहुत कम मार्जिन है, 1-2% का ही मार्जिन है कि कहीं पे कम हुआ, लेकिन वो जब तक लास्ट वोटिंग नहीं हो जाती उसको हम क्लियर नहीं कह सकते, क्योंकि लोग दोनों ही जगह पे, गाँव में बात करें शहरों में भी बात करें, दोनों जगह में अभी भी वोटिंग जारी है। लोग लाइनों में लगे हुए, जब ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, जब अनाउंस कर दिया जाएगा कितने प्रतिशत ये वोटिंग हुई है, जो लोग लाइनों में लगे हैं वो अपना वोट डाल देंगे, उसके बाद पूरे फिगर आएंगे। लेकिन वो बहुत कम मार्जिन है, क्योंकि जिस तरीके से हमने अभी भी बात की थी कि ये हाई प्रोफाइल ये चुनाव बन गया था। बड़े दिग्गज, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे अभी जेजेपी की बात करें, इनेलो की बात करें, तो सभी पार्टियों के बड़े दिग्गज नेता लगातार प्रचार में थे, लोगों के बीच जा रहे थे, मैन टू मैन मार्किंग की गई, एक एक घर तक पहुंचने का प्रयास किया गया और जनता से वायदे किए गए कि जींद की जो उपेक्षा हुई है उसकी भरपाई कर दी जाएगी आने वाले समय में। जींद को आर्थिक जी आप बहुत ठीक है जयदीप, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। मैं आता हूं आपके पास बाद में। फिलहाल हमारे साथ विकास बिश्नोई हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं कंडेला गांव में। विकास, मतदान की जो प्रक्रिया है वो तो जारी है, लेकिन जो वक्त था वो खत्म हो चुका है। फिलहाल आप जहां पर हैं वहां किस तरह की तस्वीरें हैं, कैसा माहौल है, कैसा रहा यहां पर वोट प्रतिशत? देखिए नासिर, जो हमने सुबह उम्मीद लगाई थी और हम बार बार अपने दर्शकों को बता रहे थे कि जो उत्साह है लोगों के अंदर, जो वोटर्स आ रहे हैं, 5 बजे का वक्त है, दरवाजे बंद हो गए हैं, बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता, अंदर से बिल्कुल लोग बाहर जा सकते हैं, पुलिस के जवान वहां तैनात है। 5 बजे तक 80% मतदान हुआ है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बढ़ चढ़कर लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। अब ये मतदान बढ़ेगा, इसकी मैं तस्वीरें बताता हूं कि ये मतदान क्यों बढ़ेगा। आप देखिए मेरे पीछे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, ये बूथ नंबर 16 है, यहाँ पर प्रतिशत, ये 15 बूथ नंबर है, यहाँ पर प्रतिशत है वोटिंग का वो बढ़ेगा। मेरी दूसरी तरफ, बाईनी तरफ बूथ नंबर 16 है, यहाँ देखिए ये लाइन देखिए आप। अभी तक लोग सुबह 7 बजे से लोग आना शुरू हुए थे, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो कोई बीमार हो, महिलाएं हो, सब लोग सुबह 7 बजे से आना शुरू हुए थे और अभी तक अंदर इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वोटिंग का जो प्रतिशत है कहीं ना कहीं 90 का आंकड़ा इन 5 बूथों पर छूने वाला है, क्योंकि अभी तक काफी लंबी लाइनें लगी हुई है। और जो 13, 14, 15, 16 और 17 ये 5 बूथ हैं, इनके मैं आंकड़े बता रहा हूं जो कंडेला और इसके आसपास के गांवों के हैं। यहां ये वोटिंग प्रतिशत कहीं ना कहीं 90 का आंकड़ा छुएगा नासिर। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो 90 का आंकड़ा जिस जगह पर ये है वहां से उम्मीद है, और मत प्रतिशत जो अभी खबर आ रही थी तकरीबन 70% वोटिंग अब तक हुई है 5 बजे तक। और ये जाहिर सी बात है कि अभी लाइनें लगी हुई हैं। 5 बजे का जो वक्त था वो खत्म हो चुका है, लेकिन मतदान प्रक्रिया जारी है, क्योंकि जो लोग मतदान केंद्रों में 5 बजे से पहले पहले लग चुके थे लाइनों में, उनका वोट डलवाया जाएगा, चाहे उसके लिए कितनी ही रात क्यों ना हो जाए। अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुबह से लगातार हम बने हुए हैं इस मुद्दे पर, पल पल की अपडेट खबर अभी तक के जरिए आपके टेलीविजन स्क्रीन के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम हमारे संवाददाता कई जगहों पर, जींद में जगह जगह पर मौजूद हैं और पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक खास पैनल मेरे साथ मौजूद है, उनका परिचय मैं आपसे कराता हूं। हमारे साथ बीजेपी से राजेश गौड़ साहब हैं, एक बार फिर से स्वागत है आपका। कांग्रेस से तरुण मुंडाली साहब हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। एलएसपी से गणेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी से अजय गौतम साहब हमारे साथ हैं, और इनेलो से अर्जुन सुडेल साहब हमारे साथ, और हमारे सलाहकार संपादक कमलकांत गौरी जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। शुरुआत कमलकांत जी मैं आपसे करता हूं कि ये जो मत प्रतिशत बढ़ रहा है, और उम्मीद थी और लगभग पहुंच जाएगा, इस तरह से लग रहा है आपको कि 80 तक पहुंच ही जाएगा, क्योंकि अभी तक काफी संख्या है लाइनों में। ये बढ़ता हुआ मत प्रतिशत क्या इशारे करता है जब भी चुनाव होते हैं, या फिर उपचुनाव में और जो आम चुनाव अलग से होते हैं उसमें फर्क होता है? देखिए, 2-3 चीजें हैं। एक तो चुनाव में प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है, पिछले दिनों में देखा होगा, ये कोई नई बात नहीं है।
ज़्यादा अवेयरनेस होना और यूथ का ज़्यादा पार्टिसिपेशन, जी ये है। और कम्युनिकेशन के साधन बढ़े हैं और लोगों को कम्युनिकेशन के साधनों से ये पता चलने लगा है कि वोट डालने में हमारा ही लाभ है। जी तो इसलिए जो है वो वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है, चाहे कहीं भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर। दूसरा, जहाँ तक जींद की बात है, अगर जींद में एक समीकरण था इसका, जींद जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो 2 हिस्सों में बटी हुई है, रूरल और अर्बन में। जी। और अर्बन, ये माना जा रहा था कि अगर रूरल में रूरल हिस्से में जींद के ज़्यादा वोटिंग होती है तो जजपा को, जेजेपी को उसका लाभ हो सकता है और दूसरी पार्टी को, खासतौर से बीजेपी को, उसका नुकसान हो सकता है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि मोटे तौर पर लगभग सेम ही जो है वो परसेंटेज है। शहर में भी उतना ही परसेंटेज हुआ है जितना गांव में है। गांव में 1-आधा% ज़्यादा है, उसका कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद ये थी कि अगर शहर में मान लीजिए 70% होता है या 65 से 70 के बीच में होता है और गांव में अगर 80% हो जाता है तो उसका चुनाव परिणाम पर काफ़ी असर आएगा, लेकिन वैसी कोई स्थिति और ये भी कहा जाता है कि शहर में अगर ज्यादा होता है तो उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। शहर में अगर ज्यादा वोट होता तो उसका फायदा जो है निश्चित रूप से क्योंकि अब जो वक्त है वो खत्म हो चुका है, अब तो लोग इसलिए लाइनों हम में लगे लोग हुए हैं और बोल हम भी खुल सकते के हैं, थोड़ा सा जो बात बात कर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वैसी कोई स्थिति बनी नहीं है, स्थिति वही बनी है जो बराबर यानी वोट बहुत है। तगड़ा मुकाबला। तगड़ा और मुकाबला जब 2-3 रिजल्ट आएगा दलों तो में बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं होगा किसी की हार जीत में, नंबर बहुत ज्यादा नहीं होगा। में। बीजेपी, कांग्रेस और जजपा, मुझे लगता है ये तीनों पार्टियां की लीड बनी हुई है। राजेश गौड़ साहब, बहुत मेहनत करनी पड़ी इस बार चुनाव में। खैर, आप लोग कहते हैं कि हम तो प्रधानी का चुनाव भी बड़ी मेहनत से लड़ते हैं। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ये कह रही है कि 4 साल, 4.5 साल इतना विकास किया, इतना काम किया कि हमारे काम पर मोहर लग रही है। जब इतना काम किया तो काम तो मुंह से बोलना चाहिए ना, इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या थी? या फिर एक परंपरा निभानी थी कि देखिए हम तो सारे चुनाव मेहनत से लड़ते हैं? देखिए, चुनाव कोई भी हो, चाहे वो पंच का चुनाव हो, चाहे आपका एमएलए का चुनाव हो। अभी आपने अभी जब आपके टीवी के माध्यम से एक बात अभी अमित शाह जी ने कही कि पन्ना प्रमुखों की वो बैठक ले रहे थे। तो पन्ना प्रमुखों का मतलब ये हुआ कि बिल्कुल जो निचले स्तर का कार्यकर्ता, स्थानीय कार्यकर्ता है, उससे वो फीडबैक ले रहे थे। तो वो तो अभी आज दे रहे हैं और लोकसभा चुनाव में अभी समय है। तो मेरा कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी अगर कोई भी चुनाव है उसको दिल से काम करती है। जो हमारा स्थानीय कार्यकर्ता है, इतने दिल से काम करते हैं कि आप चुनाव तो दिल से लड़ते हैं, काम करते हैं कि इतने दिल से? देखिए काम की वाली बात है, विकास की बात है। मैंने विकास जो हमारा और पार्टी के मुकाबले ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बेहतर ढंग से हमने। और पार्टी के मुकाबले आपका बेहतर नहीं, बहुत ज्यादा बेहतर होना था, क्योंकि आपके मुकाबले, आपका कहने का मतलब है कांग्रेस ने लेने तो कुछ किया ही नहीं, इन्होंने तो बर्बाद कर दिया प्रदेश को। कांग्रेस ने देश को, हाँ बिल्कुल देश को बर्बाद किया। मैं प्रदेश की और जींद की बात कर रहा हूँ। जींद के अंदर और पार्टी को देखिए, अगर आप पीछे देखें, पिछले इससे पहले 2 बार जो वहां के नुमाइंदे रहे हैं, एक इंडियन नेशनल लोकदल से रहे हैं दोनों, और उससे पहले अगर देखें तो कांग्रेस के रहे हैं। और कांग्रेस के जितने कैबिनेट मिनिस्टर्स इस 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी तो जो इंडियन नेशनल लोकदल के जो नुमाइंदे थे उन्होंने काम वगैरह कुछ नहीं किया? नहीं, मैं देखिए, अब मेरी पूरा इंडियन नेशनल लोग उन्होंने अपनी बात रखी विधानसभा में और उस पर मुख्यमंत्री ने पूरा और जब उनका देहांत हुआ तब आपको लगा कि अब इनको श्रद्धांजलि दे देते हैं? नहीं, अगर आप ये बताइए, अगर कृष्ण मिड्ढा जी खुद आए, हमारे विचार से 1992 में वो जो हरिचंद मिड्ढा जी दबाव था उनके ऊपर, पता नहीं किस तरह का दबाव था, वो इनेलो वाले से पूछा लोग बोलते हैं क्यों आपको लगता है दबाव? मिड्ढा जी हैं, डॉक्टर मिड्ढा जी हैं, वो माइनर तो है नहीं, मेजर हैं। उन्होंने खुद लगा, अगर आज की स्टेटमेंट पढ़िए, स्टेटमेंट वो कहते हैं कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट के लिए बीजेपी का आना जरूरी है। वो उनकी खुद की स्टेटमेंट, इसका मतलब है कि वो अर्जुन सुडेल साहब, आप लोग कहते हैं कि हमारा कुनबा बड़ा है, जजपा अलग हो गई हमसे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो वो लोग हैं कि अच्छा हुआ पता चल गया। आप लोगों के पार्टी से चुनाव जीतने वाले हरिचंद मिड्ढा साहब और उनके बेटे, उनके इंतकाल के बाद, उनके देहांत के बाद वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। अगर उनको ये लगता कि जिस पार्टी से मेरे पिता ने 2 बार चुनाव जीता है, सहानुभूति वाला वोट भी मिलता और अच्छा, उनका अच्छी छवि भी थी, लेकिन उनको ऐसा लगा होगा शायद कि इनेलो में तो कुछ जान बची नहीं, तो इसलिए अब दूसरे रास्ते अपनाए जाए। देखिए, ऐसा कुछ तभी तो है वो बीजेपी में। देखिए, स्वर्गीय हरिचंद मिड्ढा जी हमारे 2 बार विधायक रहे हैं और बहुत अच्छे इंसान थे वो। और कहीं ना कहीं मैं तो ये सोचता हूँ कि जैसे इनेलो के साथ धोखा उनके बेटे ने किया है, तो उनकी आत्मा भी कहीं ना कहीं रो रही होगी कि जिस व्यक्ति ने अपने इतने साल इंडियन नेशनल लोकदल को दिए और इतना अच्छा सम्मान वहां पर उनका था, लोग उनकी इज्जत करते थे, जींद के साथ साथ पूरे हरियाणा में। मैं भी उनसे कई बार मिला हूं, वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके बेटे ने, इनेलो अपनी जमीन खो चुकी थी, जो इनेलो का गढ़ होता था, इसलिए उनको लगा कि अब यहां से चुनाव जीतना मुश्किल नहीं है, बीजेपी ने इतना काम कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है।
इंडियन नेशनल लोकदल मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे ही चुनाव आएगा और वो जीत के दिखाएंगे। उन्होंने धोखा दिया है। लोग तो ये कह रहे हैं कि आप जीतने से ज्यादा मैं तो बीजेपी के साथी से पूछना चाहूंगा, आज जेजेपी से आगे निकलने की लड़ाई आप लड़ रहे हो, जेजेपी के साथ हमारा कोई आगे पीछे का कुछ नहीं है। मैं तो गौड़ साहब से एक बात पूछना चाहूंगा, क्या इनके पास, बीजेपी के पास वहां उम्मीदवार नहीं था? क्या हमारे से धोखा करके जो गए उनको ही टिकट दी गई? इनके पास अगर इन्होंने 4.5 साल विकास कराया होता, वहां जनता में लोगों के बीच रहे तो इनके पास विकास करा, तभी तो हमारी पार्टी में आए। और उसके बाद आपने उनके चक्कर में अपने पुराने कार्यकर्ताओं को निकाल दिया। देखिए, अगर किसी कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से अपने चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त कर सकता है। इच्छा तो बहुत लोगों ने व्यक्त की थी सर, कई लोगों ने अगर परिवार के कुछ बड़े से आ रहे थे पिछली बार, देखिए देखिए, ये आपकी बिल्कुल गलत बात है नासिर जी। अगर गलत बात पिछली बार 3000 वोट लेके गए, वो इसमें क्या गलत बात है? उन लोगों ने भी व्यक्त की थी जिन्होंने सिर्फ 2300 वोटों से जो हारे थे चुनाव, उन लोगों ने भी व्यक्त की थी। मैं आपको क्या करूं, अगर संगठन में बैठे 5 जो बड़े लोग उन्होंने डिसाइड करते कि इनको लड़ना चाहिए, तो उसमें क्या गलत बात है? तो कल तक तो आप परिवार की बात, परिवार की बात, परिवार में बात डिसाइड हुई है, आप कमी निकालते थे। कल तक तो आप कमी निकालते थे एनएलओ में, एनएलओ के उम्मीदवारों में, एनएलओ के जो विधायकों में कि ये कुछ नहीं करते, इन्होंने बर्बाद कर दिया। आपकी पार्टी में आते वो सही हो जाते हैं। अगर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा जी को लगा, हमें लगा बेहतर है और हमारी विचार से मिल रहा है, अपना विचार रख ले, तो इसमें क्या गलत बात है? नसीर जी बताइए। तरुण भंडारी साहब, कांग्रेस इतना बड़ा समंदर, उस समंदर में चुनाव में उतारने के लिए एक मौजूदा विधायक को ही लाना पड़ा रास्ते में। नासिर जी, जहां तक मौजूदा विधायक को लाने की कैंडिडेट आपको भी नहीं मिले सर। सुनिए मैं बता रहा हूँ, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। ऐसा कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जींद के ही जन्मे हैं, वहीं पले हैं, वहीं से राजनीति की शुरुआत की उन्होंने। और एक विधायक तो आज भी हैं, वो विधायक का चुनाव नहीं लड़ रहे। अगर विधायक ही बनना हो तो वो कैथल से अभी विधायक। हाँ तो सर यही तो मैं वही बता रहा हूँ आपको। आज ये विधायक का चुनाव नहीं है। जो जींद के ऊपर कई वर्षों से पिछड़ेपन का टैग लगा हुआ, उसको हटाने के लिए रणदीप सिंह पिछले 15 वर्षों से मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं 15 मैं बताऊंगा। 10 वर्ष का मैं गिनाऊंगा, 5 वर्ष का ये गिनाएंगे। अच्छा। जो ये इनको भी आप पूछिए, मैं अपने कार्य में खुद गिनाऊंगा। मैं बताना चाहता हूं, जब 10 साल पहले, आपकी बात का जवाब दे दूं, विकास कार्य क्या हुए कांग्रेस की सरकार में। जब रणदीप सिंह सुरजेवाला जी मंत्रिमंडल में 10 साल रहे, तो हमारे समय में वहां विश्वविद्यालय बना, कन्या महाविद्यालय बना, अंडरपास बना, रेलवे ओवरब्रिज बना। कई गांव की जो पानी की समस्या थी, उन गांव में चरम रोग हो जाता था। आज पूछ लीजिए, वो समस्या हमने खत्म करी। कई लोगों को रोजगार दिया। किसानों के लिए सबसे बड़ी बात, यार इनेलो की गवर्नमेंट थी, इन्होंने कहा था कि ना मीटर होगा ना मीटर रीडर होगा, और बाद में कंडेला जैसा कांड होता है जहां किसान और मजदूर को गोलियां चलाई जाती हैं। कांग्रेस की सरकार बनते साल 1600 करोड़ रुपए की कर्ज माफी उन किसानों को हमने जीवन दान दिया। हर वर्ग के लिए काम किया, नए सेक्टर हुडा के डेवलप किए गए। ये सब रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जब वहां मंत्री थे, उनके मंत्रिमंडल के ये डिसीजन थे। कौन हार गए? उसके बाद फिर जीते। मैं बता रहा हूं। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बातों का जवाब देना चाहता हूं। ये कह रहे हैं कि हमारा विकास एजेंडा, और ये आज कृष्ण मिड्ढा जी और उनके पिताजी भी तो दीजिए कि क्या कांग्रेस के पास भी ऐसा कोई चेहरा नहीं था? सुनिए, सबसे मैं बता रहा हूं, मैंने बता दिया, जींद की जनता से जुड़ा हुआ, जींद में जन्मा पला, उसी धरती से जुड़ा हुआ आदमी को कैंडिडेट बनाया। नरवाना से चुनाव, नरवाना तभी उन्होंने कैथल से चुनाव लड़ा, तो फिर क्यों छोड़ के चले गए थे? नरवाना भी कार्यकर्ता। पहले सबसे क्वेश्चन ले लीजिए, फिर मैं आंसर मैं दूंगा। मैं इन सब भाइयों के जवाब देने ही आया और उनसे जवाब लेने भी आया हूं। मैं उम्मीद करूंगा ये भी अपने वक्त में जवाब देंगे। मैं तो दे रहा हूं। जल्दी से जींद से जुड़े हुए हैं, और जींद में उनका इंटरेस्ट था राजनीति। परंतु पिछले मांगेराम गुप्ता जी हमारे सीनियर मंत्री थे, और उनको कैथल किसी मजबूरन पर कैथल के साथ लोगों के साथ धोखा नहीं किया। आज विकास के एजेंडे में आप देख लीजिए, कैथल सबसे ऊपर है। आप डबवाली से कंपैरिजन कर लीजिए, आप एलनाबाद से कंपैरिजन कर लीजिए, मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र करनाल से कंपैरिजन कर लीजिए। जितना विकास कैथल का हुआ, आज कैथल के लोग खुश हैं। और ये मोहब्बत बरकरार रहेगी जींद के साथ। बिल्कुल, जींद से रिजल्ट कुछ भी आए, जींद से चुनाव नहीं इनके कई नहीं। आप बताइए ना सर, एक बात, मेरे को तो प्रश्न पूछने वाले ज्यादा हो गए मुझे लगता है। नहीं, इसका मतलब कांग्रेस अच्छी बात है, ये शुभ संकेत होते हैं, कोई बुरे संकेत नहीं, अच्छे संकेत है। मैं इसको अच्छे संकेत मानता हूँ। मेरे को खुशी हो रही है इस बात की, परंतु मैं जवाब भी दे रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, जी ना सर, ये भी कर रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है, क्योंकि कांग्रेस ऐसा होता है कि जो आदमी आ रहा होता है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दूसरे आदमी से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। रिजल्ट कुछ भी हो, जारी बरकरार रहेगी। बिल्कुल, जींद की जनता की रणदीप सिंह, कोई जींद में जिंदगी बदलेगा और जींद बदलेगा।
प्रश्न हो गया आपका। जींद की जनता की रणदीप सिंह सुरजेवाला सेवा करेंगे, साथ में उनकी इतनी क्षमता है, उन्होंने पूरे हरियाणा में विकास किया है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, पूरे हरियाणा में विकास किया। 2 क्षेत्र तो कुछ भी नहीं है, पूरे हरियाणा की सेवा करेंगे। और दूसरी बात, अब मेरे को भी प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के, जल्दी से बोल, मैं पूछना चाहता हूं हरिचंद मिड्डा जी जिन्होंने बात करी, नहीं पता, मैं भी जवाब मैं दोनों अपने जो हमारे दोनों और मेहमानों उनसे पूछकर ब्रेक पर जाना है मुझे। जी अजय गौतम साहब जी, अब तो गठबंधन मजबूत बन गया आपका, नए नए जोश, अच्छे अच्छे लोग, देखिए गठबंधन तो कमाल कर देंगे आप। पहले मैं अभी नहीं है, दुष्यंत चौटाला कह रहे थे कि हम कोशिश है हमारी क्या आगे, वो देखो आगे क्या होगा, वो आगे की बात है। अभी हमने उनको समर्थन दिया है जींद उपचुनाव। क्यों दिया आपने समर्थन? और आप लोग तो कहते हैं, आप लोग तो आरोप लगाते हैं लोगों पर कि भ्रष्टाचार की राजनीति। अब ठीक है, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, उनकी छवि सही है, लेकिन उनके परिवार पर तो अजय चौटाला संरक्षक है उस पार्टी के। समर्थन देने का हम आपको कारण बता देते हैं। कांग्रेस, इनेलो, बीजेपी को हराने के लिए हमने समर्थन दिया है और उसमें हम कामयाब हुए। मतलब तो भ्रष्टाचार मुद्दा आपका खत्म हो गया, कामयाब तो भ्रष्टाचार मुद्दा खत्म हो गया आपका क्या? राजनीति में सिर्फ हराने के लिए आप समर्थन देने लगे। जल्दी जल्दी हाँ बोलिए। हाँ, और इसमें हम कामयाब हुए हैं। आप देखना 2 दिन के बाद भाई दिग्विजय सिंह बहुत ही अच्छे मार्जिन से सीट निकाल रहे हैं। ठीक है, अब रही आगे की बात, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की बात है जी। गणेश शर्मा जी, गणेश जी, एलएसपी को लोग ला ही नहीं रहे अब मैदान में, अभी आप कहना हम जीतेंगे। देखिए मैं ये त्रिकोणीय मुकाबला लोग कह रहे हैं। देखो इनका कहना बनता है बिकॉज ये अपनी पार्टी के, लेकिन जब आप देखेंगे जब चुनाव रिजल्ट आएंगे वो चौंकाने वाले आएंगे। आप देखोगे कि हमें बने कितने दिन हुए, थोड़े से टाइम में अब हमारा नाम तो आ रहा है। और देखेंगे कि हम इनके बीच से निकल करके कैसे हम जीतते हैं, कैसे इनके सबसे आगे जाएंगे। लोग कह रहे हैं कि आप बीजेपी का जो कुछ राजनीतिक विश्लेषक हैं उन्होंने कहा कि बीजेपी का नुकसान जरूर कर देंगे। नहीं ऐसा है, हम किसी के नुकसान करने नहीं आए हैं। देखिए हम किसी का नुकसान करने नहीं करना, हम जनता को रिप्रेजेंटेशन करते हैं और जनता इसलिए आप बीजेपी का नुकसान नहीं करेंगे, हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे। हम अपने बीजेपी से अभी भी प्यार है। किसकी? हमें बीजेपी अपने कैंडिडेट से प्यार है, अपनी पार्टी से प्यार है, हम अपनी पार्टी को आगे ला रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि हम किसी को नुकसान करेंगे। जैसे मेरे आम आदमी पार्टी के भाई ने कहा कि हम उनको हराने आए, हम किसी को हराने नहीं आए। देखिए सुनिए मैं बताऊं, ऐसे किसी को हराने की, हम जनता अभी तक कोई विकास नहीं हुआ, जबकि मुद्दा जींद का देख रहे हो, कोई विकास नहीं हुआ। चाहिए जल्दी लौटते, एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा जारी रखेंगे, क्योंकि अब 5 बज चुके हैं। अब जो लोग लाइन में लग रहे हैं वो वोट डालने जा रहे हैं, और अभी भी आप वोट डाल कर आए तो अपना एक फोटो खींचिए, खबर अभी तक पर भेज दीजिए, उसको हम दिखाएंगे टीवी पर और अब खुलकर बात करेंगे। बहुत ज्यादा वक्त न गवाते हुए तमाम खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से शुरुआत करते हैं गौर साहब आपसे। गौर साहब, ये चुनाव कितना मायने रखता है? मुख्यमंत्री ने तो ये कहा था कि कोई फर्क नहीं पड़ता हारें या जीतें, फिर इतनी मेहनत क्यों की गई? आपको लगता है कि इस चुनाव से कुछ असर पड़ेगा आपके लिए आने वाले वक्त में, विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में? हाँ, क्यों नहीं। अगर हम यहाँ इस सेमीफाइनल मानते हैं ना आप इसको? ठीक है, सेमीफाइनल की बात नहीं कहूंगा मैं। नहीं, सभी तक तो आपके नेताओं ने तो माना, आप नहीं मान रहे, अलग बात नहीं। चलिए, वो तो मेरा पर्सनल व्यू, मैं तो जो मुझे समझ आ रहा है, जो मेरे को लगता है, मैं उस बात पे जवाब आपको दे रहा हूँ। पहले भी बात हुई कि जब आप पन्ना प्रमुख की, पंचों की, सरपंचों के, हमने बोला हर चुनाव अपने दिल से लड़ते हैं और उसको जीतने के लिए लड़ते हैं। तो हाँ, हर चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने नुमाइंदे हमारे विधानसभा में बैठेंगे उतना ही बढ़िया होगा। अब जैसे देखिए, अगर पूरे विधानसभा में 90 का कोरम पूरा करना है, तो 90 का कोरम इसलिए पूरा किया जाता है कि आप कोई ना कोई मुद्दे उपचुनाव तभी कराए जाते हैं। लेकिन देखिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी एक सीट को छोड़कर दूसरी सीट पर लड़ रहे हैं, तो कोरम नहीं हो, फिर वहीं की वहीं स्थिति आ गई। तो मेरा कहना वाला, अगर कांग्रेस के अंदर ऊपर से 93 से मेरा सवाल आपसे ये है सर कि तो अभी निगम के, एक मिनट, जब निगम के चुनाव आप लोग जीते तो आपने कहा कि हमारे काम पर मोहर लगी है, हमने काम किया है, जनता ने हमें वोट दिया, हमारे काम पर मोहर लगी। अगर ये चुनाव आप हार जाते हैं तो क्या जनता आपको नकार देगी, आपने काम नहीं किया, फिर ये माना जाए? नहीं, अगर आप जो कह रहे हैं कि अगर हम हार गए, अगर वो कुछ भी हो सकता है ना सर। नहीं, अगर नहीं जीत गए तो फिर तो मोहर लगेगी। मैं तो हारने पर पूछ रहा हूँ। इफ एंड बट तो हर जगह यूज, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, जब ऐसा अगर हो तो सकता है ना सर, तब बात करेंगे ना। सर अगर से चले, मैं अगर नहीं करता, मैं अगर लात नहीं हूँ, निगम चुनाव जीतने के बाद आप लोगों ने कहा कि देखिए हमने काम किया था जनता का, जनता ने हमारी मोहर लगाई है। बिल्कुल। आप अगर जींद का चुनाव हार जाते हैं तो फिर जनता आपको नकार देगी, ये माना जाए? आपने काम नहीं किया, विकास नहीं किया, झूठ बोला?
जब हम हारेंगे उस वक्त ये इस बात पे चर्चा होगी, उस वक्त हम समीकरण बनाएंगे कि क्यों हारे। लेकिन आज के टाइम हम कैसे नहीं। दूसरी बात एक और बात है ना, जहां हमने काम किया तो हमें वोट मिला, हमने जींद में काम किया है, हमें वोट मिलेगा और हम जीतेंगे और हम जीतेंगे। और अगर नहीं मिला वोट तो फिर उसको माना जाए कि नहीं किया। नासिर जी आज के बारे में प्रश्न, अरे तभी तो कल को हम पूछेंगे ना, आज जवाब देखिए 31 को आप पूछेंगे तब जवाब आएगा भाई क्यों हम हारे। हम उसकी समीक्षा बैठक करते हैं, उसको पता चले हम क्यों हारे, उसका कारण तब पता चलेगा। आज आप कैसे कहते हैं कि कल ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अच्छा, मैं आता हूं तरुण भंडारी जी आपके पास। कमलकांत गौरी साहब, जब कोई चुनाव जीतने के बाद हम ये कहते हैं कि हमारे काम पर मोहर लगी, हमने अच्छा काम किया, जनता ने देखी है, अगर हम नहीं करते तो हमें जनता क्यों जिताती, तो हम उसको तो श्रेय लेते हैं। लेकिन अगर हम हार जाते हैं तो फिर हारने पर इसको हम ये नहीं माना जाएगा कि जनता ने नकार दिया, जनता ने आप पर यकीन नहीं किया। नहीं, पर इसमें दो राय कहाँ होती है। जनता जब लोकतंत्र के अंदर जनता ही सबसे ऊपर है, और अगर चुनाव होता है और जनता हरा देती है तो उसका मतलब यही है कि जनता ने नकार दिया, आपकी बात को नहीं माना, तो वो तो स्वयं सिद्ध है, उसको सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। चुनाव में जनता उसी को वोट करती है जिसका जो पार्टी उसे अच्छी लगती है। उसमें तमाम तरह के समीकरण होते हैं, लेकिन उन समीकरणों के जातीय समीकरण भी होते हैं, लेकिन उन जातीय समीकरणों के पीछे भी जो है एक कोई ना कोई भावना होती है। जो लोग किसी पक्ष से जुड़ते हैं तो उनको लगता है कि ये पक्ष जो है ये हमारे लिए काम करेगा, या कोई दूसरा पक्ष जो है वो हमारे विरोध में खड़ा है तो हम उसको क्यों जिताएं। तो वो सारी भावनाएं होती हैं और ये स्वयं सिद्ध होता है। चुनाव का मतलब ही यही होता है कि अगर आप चुनाव हार गए तो जनता ने आपको नकार दिया, जीत गए तो जनता ने आपको अप्रूव कर दिया। मैं आ रहा हूं आपको, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। दिलबाग, क्या लगता है आपको, अभी किस तरह से आप माहौल देख रहे हैं, कितनी भीड़ नजर आ रही है, जो पोलिंग स्टेशन है, मतदान केंद्र है, कितना अब लोग रह गए हैं वहां पर, या अब खत्म होती जा रही है लाइनें, और कैसा रहा मतदान? ये अच्छी बात रही कि बहुत सुकून के साथ और शांति के साथ अब तक का वक्त गुजरा है? एक दो खबरें आई थी बस, वो भी छोटी मोटी। जी सबसे पहले तो मैं प्रशासन को और हमारे दर्शकों को भी और जींद के वोटरों को भी इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि एक शांति के माहौल में सारा मतदान हुआ है। एक दो छोटे मोटे घटनाओं को छोड़ के जहाँ प्रशासन ने बहुत अपने अहमियत के साथ और बिल्कुल तत्परता के साथ उसको काबू करने का भी प्रयास किया, और किसी भी प्रकार की ऐसी कोई घटना नहीं घटी जो अप्रिय हो। शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ मतदान हुआ है। और अभी मेरी बात हुई है उपमंडल अधिकारी एसडीएम जींद वीरेंद्र शेखावत से, उन्होंने बताया कि 75% पोलिंग हुई है। अभी भी कई ऐसे बूथ हैं जिनमें अभी भी लाइनें लगी हुई है और परसेंटेज ये बढ़ सकती है। लाइनें लगी हुई है, उनको जो अंदर पोलिंग स्टेशन के अंदर आगे उनको एक पर्ची दी जाती है सिस्टम के तहत कि लास्ट वाले के हिसाब से, और जो अंदर आए हुए हैं उनको सभी की पोलिंग होती है। उसे को लेके अभी कुछ समय और लगेगा कंप्लीट नतीजे आने में। मगर कई गांव ऐसे हैं जिन्होंने 80% और 75% और 82% तक पोलिंग हुई है। जैसे कंडेला में 80% की पोलिंग हुई है और वो भी बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। और अभी हम शुक्र कर रहे थे कि अच्छी बात है, लेकिन अब एक खबर आ रही है कि जलालपुर खुर्द में दो पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। अब ठीक है, छोटी मोटी बात हो तो सही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोशिश लगातार की जा रही है और वोटिंग के दौरान मामूली हाथापाई हुई है। और ये छोटी मोटी घटनाएं अगर छोड़ दी जाएं तो अब तक बहुत ही सुकून और शांति के साथ चुनाव संपन्न हो रहा है। जलालपुर खुर्द का मामला है जहां पर यह खबर आ रही है। अभी एक खबर कंडेला गांव से भी पहले आई थी। इससे पहले एक जगह पर ईवीएम में कुछ दिक्कत थी तो वहां थोड़ा सा लोगों में गुस्सा था, लेकिन वोटिंग के दौरान मामूली हाथापाई हुई है और ये खबर आ रही है ताकि हम आपको तमाम अपडेट से आपको रूबरू करा रहे हैं। और इस वक्त ये बात भी बहुत सही है कि ये तस्वीरें भी सामने आई उस दौरान की जब मतदान, और ये छोटी मोटी झड़पें अक्सर हो जाती हैं। जलालपुर खुर्द जो जगह है वहां अनिल मोर हमारे साथ वहां पर है। अनिल, क्या बात हुई थी, क्यों ये आपस में उलझ गए लोग? देखिए, जो झड़प है ये जलालपुर गांव की है। जलालपुर गांव में वोट डालने के दौरान कहीं ना कहीं एक फर्जी वोटर को लेके झड़प हुई थी। तो ये झड़प हुई थी, ये एलएसपी कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ता के बीच ये झड़प हुई थी। और इस झड़प के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया था, जिसके बाद हालांकि भारी संख्या में पुलिस बल भी वहां पे आया था। और इसके अलावा अगर पुलिस बल के अलावा अगर बात करें दूसरे राजनीतिक दलों के नेता, जिनमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर भी पहुंचे थे, राजकुमार सैनी भी पहुंचे थे। और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष था, इनका यही कहना है कि जो यहाँ पे झड़प हुई थी, जो कहीं ना कहीं सैनी समुदाय के वो लोग थे और जिन्होंने झड़प की शुरुआत की थी, इनका आरोप यही है कि
जो एलएसपी कार्यकर्ता थे उन कार्यकर्ताओं की तरफ से कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के साथ मारपीट की गई। तो कहीं ना कहीं आपने भी वीडियो देखा, जो एक्सक्लूसिव वीडियो जिसमें कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के साथ यहाँ पे मारपीट की जा रही है। बहुत शुक्रिया अनिल इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। अर्जुन साहब जी, इनेलो का गढ़ है, आप मानते हैं ना इनेलो का गढ़ है, तो ये गढ़ अब छिनता नजर आ रहा है आप लोगों को यहाँ से। और इनेलो का जींदगढ़, उसके आसपास के क्षेत्रों की बात की जाए, प्रभाव वाली सीट रही है हमेशा से, यहाँ से आप लोग बड़ी बड़ी रैलियां भी करते हैं। तो ये आने वाले वक्त में अगर यहाँ से आप हार रहे हैं, क्योंकि आपको टक्कर में रखा जा रहा है, लेकिन कोई कह रहा है चौथे नंबर पर, कोई कह रहा है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर, वो जो भी हैं, जीत की तो बहुत कम संभावना है आपको लेकर कि जाने आप कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, वो अलग बात है, सबका अपना अपना दावा है। तो आप लोगों के लिए अब बहुत खतरा शुरू हो चुका है आने वाले वक्त में, और जेजेपी और आ गई है मैदान में अब तो। देखिए पहले भी आप जैसे कि आपने कहा कि इनेलो का गढ़ है, वो आगे भी ऐसे ही इनेलो का गढ़ रहेगा। आप देखना 31 तारीख को जैसे ही चुनाव के नतीजे आएंगे तो इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार एक तरफा जीत के जाएंगे। वो मैं बता देता हूँ क्यों जीत कर जा रहे हैं। जेजेपी के साथ कोई नहीं जा रहा है। देखिए सबसे पहले तो देखिए हमने कैंडिडेट जो उमेद सिंह रेड्डू को उतारा है, वो वहां का भाई है, किसान का बेटा है, वहां का ही रहने वाला है, वहां की समस्याओं को हर तरह से समझता है। जेजेपी वाले कहते हैं कि कोई टिकट लेने के लिए तैयार नहीं था, काफी दिन तक तो घूमते रहे। देखिए मैं आपको बात बता दूं, जेजेपी वालों से भी कह देता हूं, और भी अगर कोई साथी पता कर ले कि वो कब से इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता है, और पिछली बार इंडियन नेशनल लोकदल से समर्थित ही उसने जिला परिषद का चुनाव भी जीता है, और चुनाव भी बड़े भारी मतों से चुनाव जीता है। 8000 से तो वो खुद चुनाव जीत कर आए हैं, 2 बार वो जिला परिषद के मेंबर रहे हैं, और अब की बार वो वाइस चेयरमैन है जिला परिषद के। तो देखिए कैसे जो लोग हमारे उम्मीदवार को कम आंक रहे हैं, उनको 31 तारीख को पता चल जाएगा कि कौन ऊपर है, कौन नीचे, और कौन किस नंबर पे खड़ा है। और ये बिल्कुल आप मान के चलिए कि 100% इंडियन नेशनल लोकदल का उम्मीदवार वहां से जीत के आएगा। तरुण भंडारी जी, लोगों का ये कहना है, जो जानकार हैं, राजनीति पर नजर रखते हैं, कि कांग्रेस अगर इस सीट से जीतती है और कांग्रेस अगर इस सीट से हारती है तो कांग्रेस में और ज्यादा घमासान मच जाएगा। किस बात का घमासान? मैं नासिर जी एक बात बताना चाहता हूँ कि जब आज से पहले जितनी 2-3 माह पहले चर्चाएं हुई, उन चर्चाओं में एक ही मुद्दा रहता था, बाकी विपक्षी दल का भी और सत्ता पक्ष नहीं है। बिल्कुल हमेशा तो यही बात है। इसमें कौन सा शक है? मेरी बात कंप्लीट, आपका मैंने क्वेश्चन समझा और मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं ये कहता हूँ हर बार यही विपक्ष भी और पक्ष दल भी यही कहते थे कि आप एकजुट नहीं हो, आपके साथ गुट है। परंतु जींद का हमने हमेशा यही कहा कि कांग्रेस एक प्रजातांत्रिक पार्टी है, हर आदमी अपनी आवाज रख सकता है। जब चुनाव आता है, या हमारा हाईकमान आदेश देता है कि जाके रणभूमि में चुनाव लड़ो, तो सब लोग इकट्ठे होते हैं। वो जींद के चुनाव में भी नजर आया। आप देखिए राजस्थान और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री के कई दावेदार थे, उन्हें सबका समर्थन उन मुख्यमंत्रियों का जिसने हाईकमान ने जिसका फैसला किया। अब आज दूसरी तरफ आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कहती थी हम इकट्ठे हैं, उनमें से एक पार्टी निकल के राजकुमार सैनी जी जो उनके मेंबर पार्लियामेंट है वो चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष जो था वो आईएनएलडी, उनसे एक पार्टी उनका परिवार निकल के जेजेपी बन गई। आप देखिए दूसरे जो एक दल थे वो 2-2 हो गए और हम एक दीपेंद्र हुड्डा अभी रैली कर रहे थे, सब लोग थे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जींद के लोगों रणदीप सुरजेवाला को जिताइए, हुड्डा साहब मजबूत होंगे, जितना रणदीप सुरजेवाला वोट लाएंगे उतना ही हुड्डा साहब मजबूत होंगे। तो सही बात कह रहे थे वो, हुड्डा साहब मजबूत हो रहे हैं इससे, कि हर कार्यकर्ता मजबूत होगा, हर नेता साहब नाम लिया, सुनिए मैं क्या वही बता रहा हूँ। मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता भी किसी को कह सकता है कि वो मजबूत होगा। मैं कह रहा हूँ डॉक्टर अशोक तंवर मजबूत होंगे, कोई और कुछ कह सकता है, नहीं होंगे मजबूत। फिर वही बात, आप आधा खाली की तरफ क्यों जा रहे हो? आप लोग अपन एक बात बताइए, आप नाम ले तो दिया अशोक तंवर जी आपकी नहीं है, डॉक्टर अशोक तंवर जी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद के भी नारे लगाए, रणदीप सिंह सुरजेवाला जब नॉमिनेशन, अच्छा देखिए, और उन्होंने कुमारी शैलजा के भी लगाए, उन्होंने कुलदीप बिश्नोई, कैप्टन अजय यादव, किरण चौधरी, सबके लगाए। और मैं कहता हूं जो भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मजबूत होंगे, अशोक तंवर भी मजबूत होंगे, उन्होंने सिर्फ हुड्डा जी का नाम लिया, कार्यकर्ता मजबूत होंगे। उन्होंने सिर्फ हुड्डा जी का नाम लिया था, वो क्यों लिया? आप उनके पिता हैं इसलिए लिया। आप तो क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हो, आप मैं जो बता रहा हूं मैं आपसे प्रवक्ता हूं, तो ही पूछूंगा, मैं आपसे पूछूंगा। मैं जनता पार्टी के मेरे प्रवक्ता हंस रहे हैं, मैं क्योंकि आप कह रहे हैं अशोक तंवर जी ने सबके नारे लगाए, आपने ये क्यों नहीं बोला भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने सबके नारे लगाए? क्योंकि आप अशोक तंवर जी के कितने उत्तेजित हैं, इसलिए इतने उत्तेजित हैं। जिस तरह आपने बात की, आप भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, आप एक
मिनट तरुण, आप ये चाहते हैं ना राजेश गौर साहब कि कांग्रेस एकजुट रहे। राजेश गौर साहब, आपको बुरा लगता है कांग्रेस में कुछ ज्यादा ओछी तो भारतीय जनता पार्टी और आप बोल रहे हो। आपको मैं बताना चाहता हूँ गुटबाजी की बात, गुटबाजी अपनी भाषा पर मैंने बोला, आपके वक्त में मैं बोला, जब आप आपके वक्त में मैं बोला, आराम से फिर आप क्यों बोल रहे हो? शर्म भंडारी जी, राजेश गौर साहब, राजेश गौर साहब एक मिनट, राजेश गौर साहब, मर्यादा चर्चा की, राजेश गौर साहब चर्चा ढंग से कीजिए। शर्म भंडारी, राजेश गौर साहब एक मिनट, आपको अच्छा नहीं लगता कांग्रेस में गुटबाजी है? आपको खराब लगता है ना? नहीं, इनकी गुटबाजी की मैं बात बताना चाहता हूं। पहले मेरी बात, नासिर जी इनके इन्होंने सर बताइए, फिर मैं आगे जाता हूं। एक मिनट, सुनिए, नहीं तो मैंने इनको बड़े संयम से सुना। आप सुनिए, नगर निगम के चुनाव होते हैं, जीत होती है। मैं आपके चैनल पे बैठा था, ओपी धनखड़ जी को फोन मिलाया जाता है, अनिल विज जी को फोन मिलाया जाता है और पूछा जाता है कि आप इसका श्रेय मुख्यमंत्री को दोगे? वो कहते हैं, उन्होंने एक बार मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया और इनका ओथ सेरेमनी होती है। मुख्यमंत्री राज्यपाल से अनिल विज जी हाथ मिला के, मुख्यमंत्री आगे हाथ करते, हाथ मिलाए बिना चले जाते हैं। और गुटबाजी में दूसरी बात बताता हूं, ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक रही, आपने 1 महीना चर्चा करी, कोई भी इनका मंत्री उनको मनाने गया हो तो बता दो। इनकी गुटबाजी से लोग परेशान है, ये विपक्ष की गुटबाजी देख रहे हैं। इनका तो कोई भी आदमी, आज राजकुमार सैनी देख लो, इनके तो कई मेंबर पार्लियामेंट अपनी पार्टी बना के बैठे हैं, राव इंद्रजीत सिंह पार्टी बना के बैठे हैं, राजकुमार सैनी पार्टी बना के बैठे हैं, करनाल के इनके मेंबर पार्लियामेंट अलग भाषा बोलते हैं। आप अपनी पार्टी की तरफ ध्यान दीजिए। एक मिनट, अब मैं आ रहा हूं। गौतम साहब, जेजेपी के साथ आपका गठबंधन हो गया है, ठीक है ना, चुनाव आगे भी लड़ेंगे। आपको भी ऐसा लग रहा था कि यहां पर वो कमाल नहीं कर पाएंगे आप लोग? आपने सरकार को घेरने की कोशिश की, स्कूल अस्पताल की आप बार बार बात कर रहे हैं, हफ्ते का कोई एक दिन ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन हरियाणा में नजर नहीं आते अरविंद केजरीवाल साहब। तो ये हरियाणा से मोहब्बत इसलिए ज्यादा बढ़ रही है कि दिल्ली में थोड़ा सा कमजोरी महसूस हो रही है? देखिए, हमारी नेशनल पार्टी है। अच्छा। और नेशनल के अंदर हरियाणा भी आता है, और नेशनल में यूपी भी आता है, राजस्थान भी आता है, केरल भी आता है, बंगाल भी आता है। ठीक है जी। दिल्ली से सटे हुए एरिया में हाँ। जो आधे से ज्यादा लोग हरियाणा के वहां पे रहते हैं, डेली अप डाउन करते हैं, जॉब के सिलसिले में जाते हैं, काम के सिलसिले में जाते हैं, वो देखते हैं कि दिल्ली में एक अच्छा काम हुआ है, हॉस्पिटल्स अच्छे बने, स्कूल अच्छे बने, सिर्फ 5 रुपए में आप अपना पूरा इलाज करा सकते हो। 5 रुपए की एक पर्ची कटेगी, उसके बाद से आपके ऊपर 10 लाख रुपए लगे, वो गवर्नमेंट पे करेगी, आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। अच्छा। तो ये सब चीज देखते हुए हमें ये लगा कि हरियाणा में जो इलेक्शन है, हरियाणा के लोग जानते हैं दिल्ली में जो विकास हुआ है, तो इससे ज्यादा अच्छा असर पड़ेगा, तो हरियाणा पे फोकस हमारा। फिर इशारे आप भी कर जाते हैं कि कुछ कंफ्यूजन है लोगों में, अब मैं आ गया हूं, सारा कंफ्यूजन दूर करें। वो अब समझ में है, आप भी समझदार हैं, क्या कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं? नहीं, उन्होंने ये वैश्य वोट है, नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने स्पष्ट बोला था। मैं व्यापारी बोला उन्होंने, मैं बता देता हूँ। कुछ व्यापारी भाई उनके पास गए थे, उनमें कुछ था कि वोट डाइवर्ट हो रहा है, तो हमने कहा, आप भी हमने स्पष्ट बोला और अभी भी मैं बोल रहा हूँ। व्यापारियों को बोला हमारे देश में किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए जात पात के बगैर कैसे करें राजनीति? हकीकत बात है, इसको मानते हैं आप? नहीं, जात पात का हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग वहां गए जी, हम किसको वोट डालें, हमने कहा कि हमारा समर्थक जो हमारा वोटर है वही हमारे पास गया कि जेजेपी को डालिए, तो आज जेजेपी का वोट उन्होंने आज डाला है और भारी मतों से वो लोग जीत रहे हैं। गणेश शर्मा जी कुछ कह रहे हैं, मैं आता हूं सर, एक बार सबके पास चले जाएं। हाँ, आप पार्टी के भाई से कह रहा हूं कि पहले इन्होंने कहा कि आप और ये एक दोनों एक जैसी हैं, जेजेपी और एलएसपी और आप यहाँ पर हरियाणा में? अच्छा, एक जैसे नहीं है। अच्छा, वो मजबूत है आपसे ज्यादा? नहीं, हमारी नई पार्टी है, हमारी शुरुआत है, और आप देखेंगे आगे हम जींद में कितना बढ़िया कर रहे हैं, और हो सकता है हम इन सबसे 1 नंबर पे हम आए। वैसे आपके कुछ इम्कानात हैं, अच्छा खैर वो नहीं हो सकते उसमें, क्योंकि मैं जेजेपी, मेरे दिमाग में सवाल आता है, जेजेपी से मिलने के कुछ है चांसेस? नहीं है वो तो। नहीं, हमारा किसी से मिलने का कोई चांस नहीं है। और पहले आप पार्टी वाले पहले बोलते कि हम जींद में जितने भी हैं बोला नोटा को वोट देंगे। हाँ। आज वो कह रहे हैं कि वो जेजेपी को वोट देंगे। हाँ। कल वो पता नहीं किसी और का नाम लेंगे। हाँ। तो इनका कोई हरियाणा में इनका कोई वजूद नहीं है। हाँ। इसका आपका कोई भी, ठीक, तो इनका कोई भी स्टैंड नहीं है। पहले ये भ्रष्टाचार के ऊपर आते थे, आज भ्रष्टाचारों के साथ में उनका लगा रहे हैं। अच्छा। तो इनका क्या वो हम कहेंगे। कमलकांत जी, कांग्रेस की गुटबाजी को अभी इनकार कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कांग्रेस के जो प्रवक्ता, आप उस टाइम पे कुछ कहना चाह रहे थे तरुण भंडारी की बात पर। हाँ। कांग्रेस के अंदर इस चुनाव में एक नया समीकरण बना है। कांग्रेस के अंदर की जो राजनीति है, कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, वहाँ पर बहुत सारे गुट चलते हैं, ये कांग्रेस का एक्सेप्टेड फैक्ट हो चुका है। कांग्रेस के अंदर भी ये एक्सेप्टेड है और कांग्रेस के बाहर भी जो लोग कांग्रेस के समर्थक हैं वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करके चलते हैं
कि कांग्रेस में ऐसे ही चलता है और कांग्रेस में गुटबाजी जो है वो स्वयं कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो भी पैदा किया करते थे। इंदिरा गांधी जी जो हैं वो जो उस समय के सीएम होते थे उनके पीछे पीछे एक ज़रूर कुछ लगा के रखती थी। तो ये कांग्रेस में एक्सेप्टेड फैक्ट है। तो कांग्रेस की जो एक नया समीकरण बना वो ये बना है कि सुरजेवाला जी और अशोक तंवर जी ये दोनों काफ़ी क्लोज हुए हैं और इस पूरे चुनाव में अगर देखा जाए किसी ने विरोध तो नहीं किया, जो भी गुटबाजी थी किसी ने समर्थन किया, जाके अपनी प्रेजेंटेशन जरूर दी, रिप्रेजेंट जरूर किया अपने आप को। अंदर खान ने सपोर्ट किया या नहीं किया वो अलग विषय है, लेकिन बहुत विरोध भी नहीं लेकिन किया। जो आपने कहा ना अशोक तंवर और सुरजेवाला, इनका उनकी बातों से लग रहा है कि इनमें आपस में पक्की वाली बन चुकी है, अच्छी वाली दोस्ती। हाँ, तो ये क्योंकि आप अशोक पूरे तंवर चुनाव साहब को को अगर बयान देखें- में मैं उनके भाषण सुना तो उन्होंने कहा कि ये जो जींद की धरती है ना, ये प्रदेश की राजनीति यहीं से तय होगी, आप इनको जिता के भेजिए रणदीप सुरजेवाला को। हाँ, अगर वो रणदीप सुरजेवाला को अगर जीतते हैं हाँ। तो वो निश्चित रूप से वो जो जोड़ी है वो काफी आगे जाएगी। हाँ। और अगर नहीं भी जिता के भेजते हैं तो वो आगे की कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के लिए, लोकसभा और विधानसभा के लिए, ये कब थोड़ी गुटबंदी हुई है, दो गुट आपस में करीब आए हैं। पहले सब अलग अलग थे, अब दो जो लोग हैं वो आपस में आए हैं, तो उसका कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स पर काफी फर्क पड़ेगा। राजेश गौड़ साहब, गुटबाजी आपके अंदर भी है, आप कई सारे नाम गिना दिए, आप उनकी बात समझते हैं गुटबाजी? देखिए एक चीज बताइए, अगर हमारे यहाँ गुटबाजी पहले जब भी जींद चुनाव की बात चली तो जवाहर सैनी जी की बात चलती थी, आपने कई बार बताया। ठीक है, राजकुमार सैनी ने, मेरे सवाल चलिए, राजकुमार सैनी ने अलग पार्टी बनाई, उधर राव इंद्रजीत भी लग रहा है कि पता नहीं क्या हो जाए चुनाव में, है ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अनिल विज साहब को उन्होंने जिक्र किया, वो सबको पता है कि हाँ वो नाखुश हैं। रामविलास शर्मा जी हैं, दिल में वो मुख्यमंत्री बनते रहेंगे, तो बहुत सारी चीजें। जी आप कहिए। इस चीज बताइए कि जहां तक सवाल अनिल विज जी का है, ओम प्रकाश धनखड़ जी का, या अभी इन्होंने एक और नाम लिया उनका है, उन तीनों का, ये तीनों संगठन के लोग हैं। अगर इन तीनों लोगों ने कभी ऐसा, अगर कहीं ऐसा बोला कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं या मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, चुनाव जीतूंगा, हाँ, साहब ने शायद कई बार बोला है, अनिल विज जी ने कभी नहीं कहा, और बिल्कुल, और राव इंद्रजीत सिंह भी कई बार इशारे, देखिए सर कई बार डायरेक्ट बोले आता है, कई बार चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कई बार बोला है। हाँ, मैंने आपको बोला इन तीन लोगों के बारे में मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे संगठन से उन्होंने काम किया, इन्होंने कभी नहीं बोला। जो संगठन का जो निर्णय रामविलास शर्मा तो घोषित ही हो गए थे मुख्यमंत्री जब हजका के साथ रामविलास जी ने कब कहा कि हाँ मैं मुख्यमंत्री हूं या मुख्यमंत्री बनूंगा? देखिए मैं आपको इसलिए बात बता रहा हूं, अगर हमारे जींद के उपचुनाव में अगर बातचीत हुई, आपने पहले भी कहा कि भाई जवाहर सैनी जी ने ऐसा कहा, लेकिन आपने कहीं देखा जवाहर सैनी जी कुछ अलग बात की? जवाहर सैनी जी हर जितने भी चुनाव के कार्यक्रम, सभी चुनाव के कार्यक्रमों में रहे, उन्होंने बातचीत, ठीक है विरोध होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग होकर चले। अगर हुड्डा साहब वहां पर है तो कुछ 2 दिन रहे और चले गए वापस। कुमारी शैलजा क्यों नहीं आई? कुमारी शैलजा आई तो है, वो भी कुछ दिन के लिए, जो एक दिन का हमारा कुछ दिन के लिए और आपका वहां रह गया, ये क्या मीनिंग हुआ? सर एक मिनट बात पूरी करेंगे। इसमें एक बात आपको मैं और ऐड करता हूं, जितनी क्षमता थी हर आदमी ने अपना बीजेपी की जो अंदरूनी गुटबाजी है ना वो थोड़ी डिफरेंट है। वो उसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में अगर ना देखा जाए, क्योंकि हम तो सब पार्टीज को एनालाइज करते रहते हैं, बीजेपी के पास एक आरएसएस का अलग जो है वो बैंक है जो उनके लिए काम करता है। तो अगर कोई विरोध में खड़ा भी हो जाता है और नहीं आता है तो उनके पास एक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, इसलिए वहां पर इन चीजों का बहुत फर्क नहीं पड़ता है। सुनील साहब बहुत संक्षेप में फिर हम खत्म करते हैं। मैं चाहता हूं सबसे एक प्रतिक्रिया आखिरी में, ये चुनाव इनेलो को किस दिशा में ले जा रहा है? ये चुनाव इनेलो को बहुत ही अच्छी दिशा में लेके जा रहा है और आने वाले समय में भी इंडियन नेशनल, यहाँ से जीतने के तुरंत बाद हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी। और मैं आपको बता दूं कि किस तरह से हमारे उम्मीदवार, वहीं के उम्मीदवार जो वहाँ की समस्याओं को समझते हैं, वहाँ के हर व्यक्ति को जानते हैं और एक बहुत अच्छे इंसान है। देखिए उम्मीदवार वो होना चाहिए कि जिसको मिलने के लिए दिल्ली ना जाना पड़े या कहीं और नागालैंड तक भी जा सकते हैं अगर कांग्रेस की बात करें। और रही बात बीजेपी की, उनको भी इस तरह का कोई नया उम्मीदवार है, हमारे से उधार लिए हुआ उम्मीदवार है, और उम्मीदवार को वो होना चाहिए जो लोगों की समस्याओं को समझे और एक तरफा जीत के साथ इंडियन नेशनल लोकदल वहां से खत्म करना है। फिर हाँ, ऐसा आखिरी जो ये प्रतिक्रिया, चुनाव ये हुआ है, दिशा आपकी क्या तय करेगा? इसमें भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी विकास का एक कार्य नहीं गिनवा पाई और मेरा तो ओपन चैलेंज था, चाहे मुख्यमंत्री। अपने लिए बताइए आपके लिए क्या करना? मैं बता रहा हूँ 154 वादों का जो इनका घोषणा पत्र था वो ये पढ़ के सुना दे, अगर बता दें कि उसमें से एक भी वादा इन्होंने पूरा किया। इन्होंने इस चुनाव का मशीनरी दुरुपयोग किस ढंग से किया, सीबीआई का छापा उसी चुनाव के बीच में पड़ता है, पैसे का कल का दिखाया गया, किस तरह से वोट खरीदे जा रहे हैं, होर्डिंग्स उतारे जा रहे थे, व्यापारियों को डराया धमकाया जा रहा था, ये सब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम हमारी शुरुआत है और हम बढ़िया कर रहे हैं और
ये चुनाव जीतने के बाद देखेंगे कि प्रदेश में हमारी सरकार राजेश जी, होगी। बिना कांग्रेस और दूसरी पार्टी अपनी बात कीजिएगा आखिरी प्रतिक्रिया। देखिए हमारे जो ये चुनाव है, हम हर चुनाव बड़े ध्यान से बड़े लगन से लड़ते हैं और हम विकास के मुद्दे पर ही हम गए। हमने आखिरी पंक्ति में बैठे आखिरी अजय आदमी गौतम के लिए साहब। मूल सुविधाएं देने का काम किया, इसलिए हम ये चुनाव जीतेंगे। इस चुनाव से आपकी पार्टी आपके साथ ही जेजेपी। हाँ, इस चुनाव को जीतने से जेजेपी जीतेगी। हाँ। चुनाव को आम आदमी पार्टी में बहुत ऊर्जा आएगी, क्योंकि हमारा समर्थित बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अर्जुन साहब, तरुण भंडारी साहब, अजय गौतम साहब, राजेश गौड़ साहब, कमलकांत गौरी साहब और गणेश शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।